Hello everyone, myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel Testopedia online classes. Friends, next segment हम सॉल्व करते हैं आर्मी का अगला पेपर यानी कि पेपर नंबर 13। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल A1 कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको ये सारे के सारे आज की जो 15 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक सीरीज में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों अपनी कॉपी और अपना जो पेन है उसको लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ में क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहें ताकि जहाँ पे भी आपको डाउट्स आती है वो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर पाऊँ। ठीक है ना दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले क्वेश्चन के साथ में मैं आपके सामने आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमारा मैथ्स का सेगमेंट है, मैथ्स पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 13। ठीक है ना दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन के ऊपर हम काम करते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है कि एक वार्षिक परीक्षा में राजीव को गणित में शिल्पा से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजीव को 81 अंक मिले हों तो बताओ शिल्पा को कितने अंक मिले हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आपने पढ़ लिया तो इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बड़े शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल एक झटके में और बिल्कुल शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों फ्रैक्शन के, तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है अपने को 10% दिया हुआ है। बताएं अब 10% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। सभी स्टूडेंटों को पता है। चलो आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजीव को शिल्पा से कम अंक प्राप्त हुए। तो मैं मान लेता हूं कि यदि शिल्पा को टोटल 10 अंक मिले हों, ये हम मान लेते हैं कि शिल्पा के अंक हैं कि शिल्पा को टोटल 10 अंक मिले हों, तो जो राजीव है उसको 10 से 1 कम, मतलब कितने अंक मिले, 9 अंक मिले होंगे राजीव को। ठीक है ना, ये बात समझ पाए आप, राजीव को कितने अंक मिले होंगे, 9 अंक मिले होंगे। लेकिन अगर एक्चुअलिटी की बात करें, वास्तविकता तो बात करें, तो राजीव को 81 अंक मिले हैं। तो यहाँ पे राजीव को कितने मिल रहे हैं, 9, जबकि वास्तव में कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे वास्तव में मिल रहे हैं 81 नंबर। मतलब कितना गुना है दोस्तों, 9 गुना है। अब हमें पूछा है शिल्पा को एक्चुअल नंबर कितने मिले, तो हम 10 को भी क्या कर देंगे दोस्तों, 9 गुना कर देंगे, तो 10 9 के कितने हो जाएंगे, 90। यानी कि जो भी एग्जाम थी उस एग्जाम के अंदर शिल्पा ने कितने नंबर गेन किए होंगे दोस्तों, 90 नंबर गेन किए होंगे। तो काफी शानदार मेथड है दोस्तों, आप इसको 100 मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, इट इज नॉट कंपलसरी। तो हमने फ्रैक्शन से, हमारे को क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे तो हमने फ्रैक्शन से क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा दिया 1 सेकंड के अंदर। अब दोस्तों ये इतना मैटर हमने सॉल्व आउट किया है, आप एग्जाम में जब बैठोगे तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हो 1/10 होता है। अगर 10 नंबर शिल्पा ने लिए हैं तो 1 नंबर कम, मतलब 9 नंबर किसने लिए होंगे, राजीव ने लिए होंगे। लेकिन 9 बराबर दिया हुआ है 81, मतलब 9 गुना, तो 10 का 9 गुना कितना हो गया, 90। बिना पेन की नोक को टच किए ये क्वेश्चन आपके इजी वे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जेम्स अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपए है तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैक्सिमम लड़के 100 मान के सॉल्व आउट करते हैं। हम इस क्वेश्चन को 100 मान के सॉल्व आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं आपको फ्रैक्शन से बताऊंगा और आपके भविष्य के अंदर चाहे क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल एरर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 20% की दोस्तों फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 20% की 1/5 होती है फ्रैक्शन। अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें टोटल इनकम उस व्यक्ति की कितनी है, 5 रुपए है, तो 5 रुपए में से 1 रुपए वो क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है किसमें दोस्तों, घर के किराए पर। अगर 1 रुपए दोस्तों वो 5 रुपए में से खर्च कर देता है तो मुझे बताओ उस कैंडिडेट ने बचाए कितने होंगे। तो 5 में से 1 खर्च कर देगा तो व्यक्ति की बचत कितनी रही होगी, 4 रुपए रही होगी। बात समझ में आ गई। अगर हम मान लेते हैं कि व्यक्ति टोटल 5 रुपए कमाता है, मिस्टर जेम्स है वो टोटल 5 रुपए कमाता है, 5 रुपए में से 1 रुपए उसने घर का किराया दे दिया, मतलब अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, 4 रुपए बचे होंगे। अच्छा, दूसरी परसेंटेज के ऊपर आते हैं। दूसरी परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, 70% दी हुई है, 70%। और 70% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 7/10 होता है। हम मान लेते हैं कि मिस्टर जेम्स की जो टोटल इनकम है, हम मान लेते हैं कि मिस्टर जेम्स की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 10 रुपए है। अगर टोटल इनकम 10 रुपए है तो 10 में से 7 रुपए वो कैंडिडेट क्या करता है, मिस्टर जेम्स किस में खर्च कर देता है, घरेलू मदों पर खर्च कर देता है। अगर 10 में से उसने 7 खर्च कर दिए, अगर 10 में से उसने 7 खर्च कर दिए दोस्तों, तो बताओ बचाए कितने उसने, यहाँ पे उसने बचा लिए 3 रुपए की, उसने क्या कर ली, बचत कर ली। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ रखते हैं हम इनकम यानी कि आय और एक तरफ रखते हैं हम बचत। ठीक है ना, एक तरफ रखते हैं आय और एक तरफ रखते हैं हम बचत रखते हैं। पहले वाले में इनकम कितनी है दोस्तों, 5 रुपए,
और पहले वाले में बचत कितनी है 4 रुपए, दूसरे वाले में इनकम कितनी है दोस्तों 10 रुपए और बचत कितनी है 3 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं तो 10 पंजे ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल बचत कितनी आ रही है 12, जबकि यहाँ पे टोटल आय कितनी आ रही है 50। 50 रुपए में से 12 रुपए की वो क्या करता है कैंडिडेट बचत करता है, लेकिन जो एक्चुअल बचत है वो किसके बराबर है 1800 के बराबर है। तो ये 12 है वो किसके बराबर हुई दोस्तों 1800 के बराबर हुई। तो हम निकालेंगे कि ये कितना गुना हुआ दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 150 गुना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी इनकम थी इसको भी आप 150 गुना कर दीजिए, इस इनकम को भी आप 150 गुना कर दीजिए, तो 15 5 कितने हो जाएंगे 75। 7500 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि जो उस व्यक्ति की टोटल आय होगी वो कितने रुपए होगी 7500। 7500 उसकी इनकम है, 1800 रुपए वो क्या करता है बचत करता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में जब भी आप क्वेश्चन करो दोस्तों 100 मानने की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिल्कुल फ्रैक्शन से करें और बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो आफ्टर 2 ईयर शहर की पॉपुलेशन क्या होगी। दोस्तों ये 2 साल भी पूछा जा सकता है, 3 साल भी पूछा जा सकता है, पहले का भी पूछा जा सकता है, बाद का भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, तो हम इसका सबसे शॉर्ट और सबसे आसान तरीके के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज दी हुई है 4% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 1/25। अगर हम मान लेते हैं कि उस शहर की जो वर्तमान पॉपुलेशन है, वर्तमान जनसंख्या 25 है, तो अब ये एक बढ़ेगी तो आगे चल करके ये 25 से कितनी हो जाएगी दोस्तों 26 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर हम मान ले कि आज शहर की जनसंख्या 25 है तो ये एक बढ़ करके अगले साल कितनी हो जाएगी दोस्तों 26 हो जाएगी, क्योंकि 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ पे एक तरफ रख लेता हूं वर्तमान और एक तरफ रख लेते हैं हम आगे की जनसंख्या, ठीक है ना, वर्तमान जनसंख्या और हम यहाँ पे ले लेते हैं आगे की जनसंख्या। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो वर्तमान पॉपुलेशन कितनी है पहले साल के लिए 25, आगे कितनी हो जाएगी ये 26 हो जाएगी। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 2 साल की बात हो रही है, तो अगले साल दूसरे साल ये फिर 25 हो जाएगी, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 625। यानी कि आज उस शहर की जनसंख्या कितनी है 625 और 2 साल बाद में ये शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 676 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी स्टार्टिंग के अंदर, मतलब आज शहर की जनसंख्या कितनी है 625, लेकिन वास्तव में कितनी दी हुई है, वास्तव में आपको दी हुई है दोस्तों 50,000 दी हुई है। तो 625 किसके बराबर हुआ 50,000 के, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों 676 की वैल्यू निकालनी है। तो 625 अगर 50,000 के बराबर हुआ तो मुझे बताओ कितना गुना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, क्योंकि 50,000 में 625 का भाग देंगे तो ये 25 25 625 और 25 अंटा 200 कितना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर देंगे आप 80 गुना कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 छिंगे 48 बच गया 4, 8 तो 56 और 4 कितने हो गए 60 बच गया 6, 8 छिंगे 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। यानी कि 54,080 आपकी क्या हो जाएगी 2 साल बाद के अंदर उस शहर की क्या हो जाएगी दोस्तों पॉपुलेशन हो जाएगी। ये बात समझ पाए कि नहीं आप। तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होके समझ में आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो आपको कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 75 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब अपने को प्रॉफिट और लाभ के लिए लॉस परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों क्या कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमें निकालना होगा। और क्रय मूल्य हम कहां से निकालेंगे, ध्यान दीजिए इन दो लैंग्वेज से। 76 रुपए में बेच रहा है 52% का लाभ हो रहा है। अच्छा मैं एक चीज मानता हूं कि अगर हमने 100 रुपए के अंदर कोई चीज खरीदी, 100 रुपए में चीज खरीदी और 52% लाभ के साथ में वो चीजें हमने बेच दी, तो एक्चुअल में हमने वो चीजें कितने बेची 152% के अंदर। तो ये जो 152% है दोस्तों ये किसके बराबर हुआ अपने पास, किसके बराबर हुआ 76 के बराबर हुआ। ठीक है ना। 152% किसके बराबर हुआ 76 के बराबर हुआ। तो बताओ एक किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए हम पूरा क्या निकालेंगे दोस्तों 100% निकालेंगे। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% के लिए हम क्या करेंगे 76 बटे कितना हो जाएगा 152,
इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 100% हो जाएगा। अच्छा देखो छिहत्तर से 152 कितना टाइम कट रहा है दोस्तों, कितना टाइम कट रहा है यहाँ से, छिहत्तर एकम छिहत्तर और छिहत्तर को 2 से गुणा करेंगे तो 152, 2 से ये कितना कटा अपने पास 50, यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आया अपने पास, 50 रुपए निकल के आ गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि किसी वस्तु को उसने 50 रुपए में खरीदा और अब वो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है दोस्तों, 75 रुपए के अंदर। तो मुझे बताओ 50 में खरीद के यदि वो 75 में बेचेगा तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 25 रुपए का इसको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और हमें लाभ परसेंटेज चाहिए, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी आपको लाभ हुआ है वो गुणा 100 बटे एक्चुअल प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कितना है 50 हो गया, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये कटा 5 बार और 5 को 0 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 50%, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 50% का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा, सबसे पहले पहली लैंग्वेज से आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं निकालोगे तब आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो 52% का लाभ हो रहा है, मतलब 152% बराबर है छिहत्तर के, तो पूरा 100% किसके बराबर होगा, तो देखो छिहत्तर को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15, 152 हो गया, 2 से 1 कटा 50 बार, यानी कि 50 रुपए इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, और 75 रुपए में अब इसको सेल कर रहा है, मतलब 25 रुपए का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, किस पे, 25 रुपए पे। तो ध्यान दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो आपके पास राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों, 50% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। 25 इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 25, 2 से 1 कटा 5 बार, ठीक है ना। तो राइट आंसर कितना बना आपके पास 50%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपए अधिक की आमदनी होती। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 20% के लाभ पर बेचा गया, मान लेते हैं कि वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई थी और 20% लाभ पर बेच दी गई, मतलब वस्तु कितने में रुपये बेची गई, 120% के अंदर बेच दी गई। बात समझ में आ गई भाई, 20% ज्यादा में, 100% था अगर कॉस्ट प्राइस तो 20% ज्यादा मतलब 120% में बेची गई। फिर क्वेश्चन में ये कहा है 25% लाभ पर बेची जाती, अगर 100% में खरीद के 25% लाभ पर बेच देता, मतलब वो कितने में बेची जाती दोस्तों, 125% के अंदर बेच दी जाती। तो पहले 120 रुपए में, अब 125 रुपए में, बताओ कितना यहाँ पे ज्यादा हो रहा है दोस्तों, 5% ज्यादा हो रहा है। लेकिन वास्तव में क्या दिया गया है, वास्तव में कितने मिल रहे हैं इसको, 35 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 5% बराबर किसके हुआ दोस्तों, 35 के बराबर हुआ, मतलब कितना गुना है ये, 7 गुना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा 100% को भी आप 7 गुना कर दीजिए, पूरा 100% को भी आप 7 गुना कर दीजिए, तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 700 रुपए। यानी कि उस वस्तु की जो क्रय मूल्य था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने रुपए रहा होगा दोस्तों, 700 रुपए रहा होगा। बहुत ही शानदार और बहुत इजी मेथड है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का 100 100 कुछ भी मानने की आपको जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित करता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु की जो लागत कीमत है, जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, अगर मैंने मान लिया 100 रुपए है तो 30% अधिक पे अंकित कर रहा है, मतलब अगर मैं 30% और जोड़ दूंगा तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। अंकित मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 100 में 30 जोड़ देंगे 130 रुपए हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि वहीं से अंकित मूल्य पर 10% छूट की ऊपर बेचता है तो बताओ उसे लाभ कितना होगा। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। तो मुझे बताओ 130 रुपए अगर उस वस्तु का एमआरपी है तो इसको कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है दोस्तों, 10% की छूट दी जा रही है। तो मुझे बताओ अगर 10% की छूट निकाल दूंगा तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ। तो 130 का जब हम 10% घटा देंगे, मतलब 13 घटा देंगे, 13 घटा देंगे, या फिर आप एक काम कर दीजिए इसका डायरेक्ट 90% निकाल दो, तो 130 का 90% कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। मतलब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 117 रुपए के अंदर बेच रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना दोस्तों कि 100 रुपए में उसने खरीदा और 117 रुपए में बेच दिया, मुझे बताओ कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 17 रुपए का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। और हमें जब लाभ परसेंटेज निकालना था, जब लाभ परसेंटेज निकालना था तो जो भी लाभ हुआ वो इंटू 100 और उसके बाद में कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 100 रुपए, 100 से 100 कटा, आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों, 17%। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा,
आंसर बन जाएगा, यानी कि उसको लाभ कितना हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है जब वो 30% अंकित करता है और 10% का क्या देता है, एडिशनल डिस्काउंट देता है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इस प्रकार के एग्जाम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 साल में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, वही धनराशि स्वयं की 5 गुनी कितने साल के अंदर हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है। सबसे शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कि 15 वर्ष में कोई भी राशि है वो कितनी गुनी हो जाती है दोस्तों, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है। फिर क्वेश्चन में आगे ये कहा गया है कितने वर्षों में ये राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो हम क्या यूज करेंगे। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आप ये बताओ कि जो भी गुना है उसमें से एक घटा दो। 3 में से एक घटाएंगे 2, 5 में से एक घटाएंगे 4, तो यहाँ पे जो 2 है ये किसके बराबर है दोस्तों, 15 के बराबर है। बताओ कितना गुना है, 7.5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को भी आप 7.5 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 5 के 20 बच गया, 2 7 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। यानी कि 30 वर्ष में वो राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ये आपके इस प्रश्न का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। समझ पाए आप, जितना भी गुना है एक घटाओ, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर कितना होगा, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्स वगैरह मूलधन वगैरह कुछ भी मानने का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए जब भी हम बात करेंगे अंतर की, तो ध्यान दीजिए अंतर बराबर होगा, यानी कि डिफरेंस ये बराबर होगा किसके, P इंटू आर स्क्वायर, मूलधन इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है ना, P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा डिफरेंस, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन को विद इन सेकंड में आप फिनिश करना चाहते हो तो। गौर कीजिएगा, डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास, 15 रुपए। ठीक है ना, बराबर किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 5%। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बटे 100 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 15 चौके 60, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 6000 रुपए। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बिना टाइम खराब किए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, 2 साल के लिए जब भी डिफरेंस आ जाए तो अंतर बराबर किसके होगा, P इंटू आर स्क्वायर। पी का मतलब मूलधन, इंटू आर का मतलब दर, तो P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। बस आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के पर चलते हैं। 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं जिनका औसत खर्च कितना रुपए है, 120 रुपए है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 लड़के प्लस 3 लड़कियां, तो मुझे बताओ टोटल लड़के कितने हुए यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं 4 लड़के प्लस 3 लड़कियां, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 7 कैंडिडेट हो गए, और एवरेज खर्च कितना दिया हुआ है 120। तो मुझे बताओ इन 7 लड़कों का कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 7 लड़कों या फिर 7 छात्र प्लस छात्राओं। ठीक है ना, ऐसा लिख दीजिए आप ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा कि 7 लड़के प्लस लड़कियां, इनका कुल खर्चा। ठीक है, इनका कुल खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा औसत को हम किससे गुणा करते हैं, औसत को हम गुणा करते हैं नंबर ऑफ पर्सन से, तो कितना हो जाएगा 840 रुपए हो जाएगा। अब आगे कहा गया है कि यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं तो लड़के कितने हैं, 4 लड़के, तो 4 लड़कों का कुल खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 लड़कों का कुल खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 जो दिया हुआ है इसको हम नंबर से गुणा करेंगे 4 से, तो कितने रुपए खर्च कर देंगे दोस्तों, ये 600 रुपए खर्च कर देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल 7 लड़के थे, 7 में से 4 लड़कों का खर्चा हम घटा दे तो हमारे पास बचेगा क्या, शेष जो 3 लड़कियां बची हुई है उनका खर्चा ही तो बचेगा। तो 3 लड़कियों का खर्चा जब हम निकालेंगे, 3 लड़कियों का खर्चा जब हम निकालेंगे तो खर्चा कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है सभी के सभी को कि 840 में से हम क्या घटा देंगे, 600 घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा अपने पास
240 रुपए, ठीक है ना, 240 रुपए हो जाएगा। अब इसने पूछा है औसत खर्च, तो अगर हम औसत की बात करते हैं तो औसत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 240 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपए। तो इन 3 लड़कियों का जो औसत खर्च है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए आपके इस पर्सन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आपको ये कैलकुलेशन मन में करनी है दोस्तों, ठीक है ना, इतना लिखना नहीं है। ध्यान दीजिए, 4 और 3 7, 12 सताम 84 हो गया, 15 चौके 60, 600 हो गया, 800 जब आप 40 में से 150 घटाओगे, ठीक है ना, 840 में से जब आप 600 घटाओगे तो आपके पास जो आएगा 240। इसको 3 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स से आपको डिवाइडेशन कर देना है, तो पर कैंडिडेट पर गर्ल्स के लिए वो कितने रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके इस पर्सन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर किसके है, स्क्वायर किसके बराबर है, √3 के बराबर है, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर हुआ, 3 का। तो हमें एक चीज बताओ, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो रूट यहां से हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, √3। ये बात समझ पाए आप कि जब आप यहां से रूट स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, अपोजिट साइड में रूट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमें पूछा है x³ प्लस 1/x³, तो हम यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास x प्लस 1/x बराबर b हो और उस कंडीशन में हमें पूछ रहा हो x प्लस 1/x³, तो हम क्या यूज करेंगे, b³ माइनस 3b इंटू दोनों पदों का गुणा, इंटू दोनों पदों का गुणा, ठीक है ना, ये हम यूज करते थे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर -3 इंटू √3 यानी b का मान आ जाएगा और x से x कट जाएगा। तो मुझे बताओ √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 और माइनस इधर क्या बना, 3√3, 3√3 से 3 रूट कैंसिल हो गया और आपके पास रिजल्ट कितना बना, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या बना दोस्तों, 0। तो आपको याद रखना है इन चीजों को कि जब इस प्रकार की वैल्यूज मिल जाती हैं तो क्यूब कैसे करेंगे, कि जो भी नंबर दिया गया है उसका क्यूब -3 इंटू जो नंबर दिया गया है वो, उसके बाद में दोनों पदों का गुणा। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज में ले सकते हो, बहुत बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है और इसकी लंबाई 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो निकालने का सूत्र हमारे पास क्या होता है कि आयत का परिमाप या पैरामीटर ये बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, परिमाप आपको दिया हुआ है कितना, 40 बराबर 2 गुणा लंबाई आपको कितनी दी गई है, 12 प्लस चौड़ाई आपको कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिए, 2 से ये कटा 20 बार, यानी कि 20 बराबर 12 प्लस हमारे पास क्या है, चौड़ाई, हमें खाली चौड़ाई चाहिए, तो ये इधर आकर के घट जाएगा, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 मीटर, सॉरी मीटर के अंदर दिया हुआ है तो यूनिट को हम सेम रखेंगे, 8 मीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता था, बात समझ में आ गई, यहाँ पे एरिया भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो चौड़ाई हमने निकाल ली, आप लंबाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा दोस्तों, एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अगले और बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलती है और स्थान बी पर उसी दिन 4:30 बजे पहुंच जाती है। आपको बताना है कि यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। अच्छा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। मैं मान लेता हूं कि कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट अपना ये है और एक पॉइंट अपना ये है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है। एक रेलगाड़ी ए से शुरू होती है सुबह 6 बजे, यहां से शुरू होती है कितने बजे, 6 बजे शुरू होती है और कितने बजे पहुंच जाती है, ये शाम को 4:30 बजे पहुंच जाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप 6 बजे रवाना हुई और 4:30 बजे पहुंची, तो इसको टोटल कितने घंटे लगे होंगे वहां पहुंचने के अंदर। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 102, 203, 304, मतलब उसको कितने घंटे लगे होंगे, 10.5 घंटे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ से उस रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने के अंदर जो कुल समय लगा होगा, टोटल समय लगा होगा, वो समय लगा होगा दोस्तों 10.5 घंटे इसको लगे होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, 6 बजे से 4:30 बजे तक चलेंगे तो 10.5 घंटे ही तो होंगे। आगे देखो, रेलगाड़ी की चाल दी गई है,
आपको स्पीड कितनी दी गई है उस रेलगाड़ी की? स्पीड आपको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा है डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो मुझे बताओ दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। अच्छा एक चीज बताओ आप, चाल किसके बराबर है? चाल कितनी है अपनी? 40 गुणा समय कितना है? 10.5 घंटे। 10 दूनी 20 और ये कितना हो जाएगा? 21/2। तो यहां से ये कटा 20 बार और 21 दूना 42 यानी कि 420 किलोमीटर। यानी कि कितनी दूरी तय की होगी इसने? एक 420 किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी। तो 420 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? आपको स्पीड दे दिया, टाइम हमने निकाल लिया, स्पीड को टाइम से गुणा कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च है वो 3:4 के अनुपात में है। 1800 रुपए 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को वैसे तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक्स मान के जनरली किया जाता है, लेकिन हम इसमें एक्स नहीं मानेंगे। देखो क्वेश्चन को हमें शॉर्ट तरीके से देखना है तो हम शॉर्ट तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ए और बी, दो कैंडिडेट हैं, इनका जो इनकम है, आय का रेशो कितना है? 5:6 है। ठीक है, ये हो गई इनकी आय का रेशो। और अगर मैं बात करता हूं इनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात कितना है? 3:4 है। सबसे पहला दोस्तों हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि आय में से खर्चा निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? बचत आ जाएगी। और बचत कितने रुपए की है? 1800 रुपए की ये बचत कर रहे हैं और 1600 रुपए की ये बचत कर पा रहे हैं। ठीक है ना? अब गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि दोस्तों सबसे पहले आप इनके क्रॉस जो आपको दिया हुआ है, जैसे मैं कहूं 5 चौके कितने होते हैं? 20 और छत्तियां कितने होते हैं? 18। तो 5 चौके 20 और छत्तियां 18। 20 और 18 का डिफरेंस कितना आया? 2। बात समझ में आ गई? 20 और 18 का डिफरेंस कितना आया? 2। अब डिफरेंस यहां पे भी चेक कर लीजिए। यहां पे अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो 18 चौके कितने होते हैं? 72 और 16 थी कितने होते हैं? 48। अगर दोस्तों 72 में से मैं 48 घटा दूं तो हमारे पास डिफरेंस कितना का आएगा? 24 का डिफरेंस आएगा, मतलब 2400 का डिफरेंस आएगा। तो ये 2 किसके बराबर हुआ? 2 का डिफरेंस किसके बराबर हुआ दोस्तों? 2400 के बराबर हुआ। मतलब कितना गुना हो रहा है ये दोस्तों? 1200 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 1200 गुना हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी का इनकम कितना है? देखो बी की मासिक आय कितनी है, तो मुझे बताओ बी की इनकम का रेशो कितना है? 6। तो इस 6 को दोस्तों हम क्या कर देंगे? 1200 से गुणा कर देंगे तो 12 छिके कितने होते हैं? 7200 रुपए। ये हो जाएगी किसकी? बी की आय हो जाएगी। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? आपको क्रॉस के अंदर चेक करना है इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस उसके बराबर हो जाएगा, वरना एक्स मान के करेंगे तो आपके पास पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है ना? बहुत ही अल्टरनेट मेथड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है 12 डिग्री माइनस 1 बटा नीचे दिया हुआ है टेन स्क्वायर 78 डिग्री। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 बटा टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा टेन थीटा मतलब टेन किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो कोट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे 1 बटा टेन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ दोस्तों? कोट थीटा रख सकता हूँ। तो बाकी चीजें ऐसे कैसे उतार लो कि सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोट स्क्वायर 78 डिग्री। अच्छा आपको एक यूनिट चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, या तो 78 को चेंज कर लो या फिर 12 को चेंज कर लो। ठीक है ना? किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 12 डिग्री। बताओ 90 में से 12 घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 78 ही आएगा। और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, मैंने कहा 90 पे चेंज होगा तो कोट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर 12 डिग्री में लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 होता है। तो आपके इसका रिजल्ट का टोटल आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये एक सर्वसमीका होती है दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है ना, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये इतने कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों। आप इसको इतना टाइम बचा करके क्वेश्चन को यहाँ पर भी किया जा सकता था। देखो 1/10 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस 78 यानी कि 90 माइनस 72 किसके बराबर हो जाएगा, टेन 12 के बराबर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों जगह पे बराबर है, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है। सबसे पहली बात दोस्तों, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन हर एक एंगल क्या है, बराबर नहीं है, प्रत्येक एंगल बराबर नहीं है। अगर मैं दोस्तों वर्ग की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एक वर्ग की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग को ड्रॉ करता हूं तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। अच्छा, वर्ग के अंदर ध्यान दीजिए सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये क्या हो गया, हमारे पास एक वर्ग हो गया। तो वर्ग की सारी भुजाएं भी बराबर होती है, प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम सम चतुर्भुज की। दोस्तों हम एक सम चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक सम चतुर्भुज ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, कोई भी फिगर ले लीजिए आप सम चतुर्भुज का। सम चतुर्भुज मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सम चतुर्भुज की बात करता हूं तो सम चतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, लेकिन प्रत्येक एंगल क्या होगा दोस्तों, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, प्रत्येक एंगल बराबर नहीं होगा, तो वो आकृति क्या कहलाएगी, आपके पास सम चतुर्भुज कहलाएगी। आयत की बात करते हैं तो आयत का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब बराबर है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है। बल्कि अगर हम बात करते हैं वर्ग, वर्ग में प्रत्येक कोण बराबर होता है, आयत में प्रत्येक कोण बराबर होता है, और समांतर चतुर्भुज में सबसे पहली कंडीशन है कि उसके कोण बराबर नहीं होते लेकिन उसकी भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है। सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमारे फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के ये 15 क्वेश्चन हम आपने सामने डिस्कस किए। आई होप दैट आपको तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे होंगे। दोस्तों इनको बढ़िया तरीके से आप निकालना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं निकाले हैं तो उन पेपर को भी आप बढ़िया तरीके से निकालना, क्योंकि वहां पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों हम आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।